सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। आप देख रहे हैं रात 10 बजे दिन भर की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से जानते हैं। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया। विमान हादसे में शहीद हुए देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और बीजेपी के दिवंगत नेता कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। इसके अलावा कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा वैक्सीन निर्माता कंपनी के मालिक साइरस पूनावाला, ट्रेड एंड इंडस्ट्री सेक्टर से सत्या नडेला, सुंदर पिचाई को पद्म भूषण दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने जो सूची जारी की उसमें अलग अलग क्षेत्रों के उल्लेखनीय कार्य के लिए 128 लोगों को सम्मानित करने का ऐलान हुआ है। 4 लोगों को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। इस सूची में मध्य प्रदेश की 5 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान की घोषणा की गई। इसमें साहित्यिक क्षेत्र में अवध किशोर जाड़िया, मेडिसिन के क्षेत्र में नरेंद्र प्रसाद मिश्रा, कला क्षेत्र में दुर्गाबाई व्याम, अर्जुन सिंह धुर्वे और राम सहाय पांडे के नाम शामिल हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना में अनगिनत परिवार भयानक विपदा के दौर से गुजरे। हमारी सामूहिक पीड़ा को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं, लेकिन एकमात्र सांत्वना इस बात की कि बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकी है। राष्ट्रपति ने देशवासियों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। कहा कि ये आज राष्ट्र धर्म बन गया है। हमें तब तक इसे निभाना है जब तक कोरोना का संकट दूर ना हो जाए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि गणतंत्र दिवस का दिन उन महानायकों को याद करने का अवसर भी है जिन्होंने स्वराज के सपने को साकार करने अतुलनीय साहस का परिचय दिया। उनके लिए देशवासियों में संघर्ष करने का उत्साह जगाया। उन्होंने कहा कि अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। संविधानिक मूल कर्तव्यों का नागरिकों द्वारा पालन करने से मूल अधिकारों के लिए समुचित वातावरण बनता है। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने के मूल कर्तव्य को निभाते हुए हमारे करोड़ों देशवासियों ने स्वच्छता अभियान से लेकर कोविड टीकाकरण अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया है। ऐसे अभियानों की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय हमारे कर्तव्यपरायण नागरिकों को जाता है। मुझे विश्वास है कि हमारे देशवासी इसी कर्तव्य निष्ठा के साथ राष्ट्र हित के अभियानों को अपनी सक्रिय भागीदारी से मजबूत बनाते रहेंगे। और चलिए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अग्निपथ की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजकर बीजेपी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की तस्वीरें दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय से सामने आई, जहां केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर आरपीएन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की जमकर तारीफ की, वहीं कांग्रेस पर सवाल उठा दिए। आरपीएन सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद हैं। वो करीब 4 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले आरपीएन सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज जब पूरा राष्ट्र गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है तो मैं राजनीतिक जीवन में एक नया अध्याय आरंभ कर रहा हूं। जय हिंद। अपने इस्तीफे में सिंह ने कहा कि मैं तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। देश की सेवा करने के लिए मुझे मौका देने के लिए आपका आभार। कांग्रेस ने आरपीएन सिंह को यूपी चुनाव के पहले चरण में स्टार प्रचारक की सूची में रखा था। वो अपने राजनीतिक करियर में अब तक 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे हैं। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा
परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। यूपी विधानसभा चुनाव के चलते नेताओं के बीच में आरोप प्रत्यारोप की सियासत और तेज है। मंगलवार को लखनऊ पहुंचे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। सपा को एक माफिया पार्टी बताते हुए कौशल किशोर ने आरोप लगाया कि सपा के शासनकाल में राज्य में कई कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाई गई और मर चुके लोगों के नाम पर आवास दिए गए, जबकि योगी शासनकाल में 42,000 मकान वनटंगिया और मुसहर बिरादरी के लोगों को दिए गए। यही फर्क योगी और अखिलेश के शासनकाल का रहा है। कौशल किशोर ने यह आरोप लगाया कि सपा बसपा कांग्रेस ने पिछड़े दलितों और वंचितों का उत्पीड़न किया। दलितों पिछड़ों की स्कॉलरशिप भी सपा ने रोकी। अखिलेश जी की सरकार थी 2014 में, अखिलेश जी की सरकार थी उस समय, और केंद्र में मोदी जी की सरकार थी। प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं लागू किया उन्होंने, और उन्होंने केवल 18,000 आवास दिए 5 साल में। और हमारी बीजेपी की सरकार जब आ गई तो उसमें 44 लाख से ज़्यादा, लगभग 45 लाख आवास पूरे प्रदेश में दे देने का काम किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बस्तर में विकास की सौगात की झड़ी लगाई। उन्होंने जहां दंतेवाड़ा के छिंदनार में ब्रिज का लोकार्पण किया तो जगदलपुर के बालीकोंटा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री आदिवासी रंग में रंगे नजर आए। ये तस्वीरें सीएम भूपेश बघेल के बस्तर दौरे की हैं। इस दौरान उन्होंने बस्तर संभाग को 251 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम सबसे पहले दंतेवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने छिन्नार में ब्रिज का लोकार्पण किया। उन्होंने ब्रिज पर प्रतीकात्मक विकास का द्वार भी खोला। ब्रिज का नाम पोसेराम कश्यप के नाम पर रखा गया है। पोसेराम पाहुरनार गांव के सरपंच थे, जिनकी पुल की मांग से नाराज नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। इस मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ये साधारण पुल नहीं है, बल्कि दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर जिले को बस्तर से अबुझमाड़ को जोड़ने वाला पुल है। अबुझमाड़ में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। सीएम ने ब्रिज निर्माण के दौरान शहीद जवानों को नमन भी किया। अब विद्युतीकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। किसानों के लिए सोलर पंप भी लगाए जा रहे हैं, उसका भी लाभ। तो खेती किसानी से लेकर बच्चों की पढ़ाई और रोजगार धंधे के लिए बहुत जरूरी था ये पुल। दंतेवाड़ा में विकास के द्वार खोलने के बाद सीएम भूपेश बघेल जगदलपुर पहुंचे और बालीकोंटा में 54 करोड़ रुपए की लागत से बने प्रदेश के पहले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया। सीएम ने पद्मश्री धर्मपाल सैनी के हाथों प्लांट का फीता कटवाया। इस दौरान सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का मुआयना कर उन्होंने तकनीकी जानकारी भी ली। सीवरेज प्लांट का निर्माण अमृत मिशन योजना के तहत किया गया है। दरअसल जगदलपुर में करीब 180 लाख लीटर प्रदूषित पानी रोजाना दलपत सागर और इंद्रावती नदी में जाकर मिलता है। शहर के इस गंदे पानी को शुद्धिकरण के लिए करीब 10 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए बालीकोंटा पहुंचाया जा रहा है, जहां बने प्लांट में 3 चरणों में इस पानी के शुद्धिकरण के बाद इसे इंद्रावती नदी में छोड़ा जाएगा। तो ये बड़ी मांग थी जो हमारे दलपत सागर को गंदा करता था, और भी बहुत सारे नाले हैं गंदे पानी इंद्रावती में जाता था। दलपत सागर जो हमारा जगदलपुर का गौरव है, उसको स्वच्छ करने में हमको मदद मिलेगी। साथ ही इंद्रावती में भी स्वच्छ जल ही प्रवाह होगा। सीएम भूपेश बघेल की ओर से मिली सौगात से निश्चित तौर पर दुर्गम इलाकों में रहने वाले आदिवासियों का जीवन आसान होगा। सरकार की ओर से बुनियादी सुविधाओं को तरसते इस इलाके में लगातार रोजगार सृजन का काम भी किया जा रहा है, जिससे आदिवासी युवा समाज की मुख्य धारा से भटक न सके। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
पिछले दिनों कवर्धा में हुए विवाद के मामले में पुलिस ने राजनांदगांव के भाजपा सांसद संतोष पांडे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को भगोड़ा घोषित किया है। पुलिस ने कोर्ट में हलफनामा देते हुए तहसीलदार से सांसद की संपत्ति की जानकारी मांगी। भाजपा ने पुलिस की इस कार्यवाही पर आपत्ति जताई। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पार्टी की बैठक में मुद्दा उठाते हुए अपनी पार्टी के नेताओं को आड़े हाथों लेते कहा कि अब तक इस मामले में पार्टी के किसी भी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया। इसके बाद सांसद सुनील सोनी ने कहा सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही। साथ ही आने वाले दिनों में इसे लेकर भाजपा प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे। वहीं मामले में कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर का कहना है पुलिस अपना काम कर रही है, विपक्ष के लोग अपना काम कर रहे हैं। पूर्व सांसद है, कहां पे जा रहा है नहीं मालूम पड़ता क्या? कौन कहां पे है इनकी जानकारी में नहीं है क्या? किसी को अपमानित करना, उसकी छवि को खराब करना, उसके जनाधार के बीच में भ्रम फैलाना, ये काम है, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। निश्चित तौर पे इसकी लड़ाई लड़ना पड़ा, सड़क पे लड़ेंगे। अब वो तो कानून अपना काम कर रहा है, उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना है, मामला न्यायालयीन है। राज्यसभा सांसद और भाजपा बस्तर संभाग की प्रभारी रामविचार नेता मंगलवार को बस्तर संभाग के प्रवास पर थे। इस दौरान कुछ देर के लिए केशकाल के पंचवटी रेस्ट हाउस में रुके, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में धान खरीदी की तारीख कम से कम 15 दिन के लिए बढ़ाई जानी चाहिए थी। 10 दिन जो पानी गिरता रहा, धान भीगता रहा, किसान परेशान होते रहे, उस बीच में कहीं पर कोई धान खरीदी हुआ नहीं। ये 7 दिन में क्या होता है? कम से कम इसे 15 दिन बढ़ाया जाना चाहिए था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा छिंदवाड़ा दौरे पर थे, जहां IBC 24 संवाददाता अजय द्विवेदी के घर भी पहुंचे। उन्होंने अजय द्विवेदी के पिता निरंजन प्रसाद द्विवेदी को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बीजेपी जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व मंत्री नाना भाव मोहोड़, पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश दुबे, बीजेपी उपाध्यक्ष सत्येंद्र तिवारी मौजूद रहे। सभी ने नम आंखों से नमन किया। 22 जनवरी को निरंजन प्रसाद द्विवेदी का निधन हुआ था। छत्तीसगढ़ में जल्दी ही एक बड़ी IT कंपनी अपना काम शुरू करने वाली है। चिप्स के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक US बेस्ड न्यूक्लियस टेक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ने अपना प्रस्ताव जमा किया है, जिसे सरकार से अनुमति मिल चुकी है। ये कंपनी शुरुआत में 25 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। पहले साल 300 युवाओं को रोजगार देगी। इसके लिए रायपुर के GEC, NIG, NIT, IIIT और IIT के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद अगले 12 साल में कंपनी की प्लानिंग 1700 लोगों को रोजगार देने की है। छत्तीसगढ़ में IT सेक्टर की कंपनियों को लाने के लिए काफी लंबे वक्त से प्रयास जारी थे, लेकिन न्यूक्लियस टेक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आने से नया रायपुर के विकास को गति मिलने की संभावना है। ये US में कंपनी है, न्यूक्लियस टेक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। वो जो है यहाँ पे उसने रायपुर में अपना प्रपोजल दिया है और उसके प्रपोजल को गवर्नमेंट से मंजूरी भी हो गई है। तो उनका 25 करोड़ रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट का प्लान है और वो शुरुआत में अपने पहली साल जो है 300 लोगों को रोजगार देंगे। गणतंत्र दिवस को लेकर पूरे देश में उत्साह है। कोरोना के कारण जरूर कुछ पाबंदियां लगाई गई, लेकिन इसके बावजूद इसकी छटा हर तरफ बिखरी हुई है। खास तौर पर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकारी भवन, कार्यालय विशेष तौर पर रंग बिरंगे आकर्षक लाइटिंग से सजाए गए। इसका नज़ारा अद्भुत है, उत्साहित करने वाला है। बिलासपुर में कलेक्ट्रेट, कंपोजिट भवन, नगर निगम विकास भवन, टाउन हॉल, SP कार्यालय, हाईकोर्ट, जिला न्यायालय, रेलवे मुख्यालय, स्टेशन समेत थाने और अन्य सभी प्रमुख शासकीय भवन आकर्षक और रंग बिरंगी लाइट से सजे हुए हैं। चलिए देखते हैं दिन की बिग न्यूज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया। राष्ट्रपति कोविंद ने अपने संबोधन की शुरुआत देश और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को बधाई देते हुए की। गणतंत्र दिवस को देखते हुए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। दिल्ली में पुलिसकर्मी जगह जगह वाहनों की जांच कर रहे हैं, साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है।
गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। राष्ट्रपति भवन के बाहर ड्रोन फॉर्मेशन से राष्ट्रीय ध्वज की आकृति बनाई गई। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अटारी वाघा बॉर्डर को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। यहां कल देश की सेना अपने ताकत का परिचय देगी। कुछ और खबरें देखते हैं। बेमित्रा थाना क्षेत्र के बीजाभाट गांव में एक युवक ने अप्राकृतिक संबंध बनाने से इनकार करने पर 13 साल के मासूम बच्चे की हत्या कर दी और शव को मुरुम की खदान में दबाकर फरार हो गया। शाम को घर नहीं लौटने पर परिजनों ने मासूम की तलाश शुरू की, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मुरुम के पास शव के मिलने की जानकारी के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। आखिरी बार मासूम बच्चे को आरोपी के साथ देखा गया था। सख्ती से पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूला। हत्या में इस्तेमाल हथियार अब तक बरामद नहीं हुआ है। पुलिस पूछताछ जारी। समलैंगिक है, अपने सेक्सुअल इंटेंशन के लिए उसको बीजाभाट के मुरुम खदान के पास लेके आया था और यहाँ उसने उसको प्रपोजल दिया। प्रपोजल उसने नाबालिग बालक ने नहीं माना तो उसका हत्या करना स्वीकार किया है और हत्या करके यहाँ मिट्टी में दबा के छुपा दिया है। सागर कलेक्ट्रेट में किसान मुआवजे की मांग को लेकर जन सुनवाई में घुटनों के बल चलते हुए पहुंचा। बताया जाता है कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के रमपुरा गांव निवासी किसान संदीप ठाकुर के गाय की 2 साल पूर्व करंट लगने से मौत हो गई थी। इस मुआवजे के लिए वो 2 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। आदेश दिया जा चुका है, लेकिन आज तक मुआवजा मिला नहीं। किसान ने चेतावनी दी कि यदि 1 सप्ताह में मुआवजा नहीं मिलता तो कलेक्ट्रेट पहुंचकर आत्मदाह कर लेगा। गैया करंट लगने से ख़त्म हो गई थी। कलेक्टर साहब ने 2 साल पहले आदेश दिया था, आज दिनांक तक हमें गैया का मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। हम सीहोरा बिजली विभाग और हमें नहीं लगता कि अगले हफ्ते तक हमारी सुनवाई हो पाएगी, इसलिए अगले हफ्ते हमने आत्मदाह का कहा है। बलौदाबाजार के पलारी ब्लॉक से पलायन करने वाले मजदूरों को बंधक बनाने का मामला सामने आया। जुनवानी गांव से मजदूरी के लिए पुणे के आसपास के इलाकों में 12 मजदूरों को बंधक बनाने का आरोप है। परिजन कहते हैं कि परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर रखा है, जिनमें छोटे बच्चे और महिलाएं भी हैं। आरोप है कि मालिक उनके परिजनों को छोड़ने के लिए 5 लाख रुपए की मांग कर रहा है। इसकी शिकायत गिद्धपुरी थाने में कर दी गई। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने मालिकों से फोन पर बात की तो मालिकों ने उनके परिजनों पर बंदूक दिखाकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। मोर नतनीन मतलब बेचा कही थे, मोर बेटा है, मोर बहो है, नान नान लड़का है, अतका बराबर ओमन है 9 परिवार है उहिल बेचा कहा थे वो ठेकेदार है। मोर 4 जन का भैया है भाई, मोर घर में कोनो नहीं में माई लोग इन काय कर उमर आदमी लुबार के नाम देवा तू औरत के विनती बिनो आता। हम कभी इतना धोखा नहीं कारण थे, पहली बार है। मजदूर जो पुणे में कार्य करने गए हैं उन्हें बंधक बनाया गया है। तत्काल इसमें थाना प्रभारी गिद्धपुरी को जो है जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है और जांच में जो भी पाए जाते हैं, जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सरगुजा संभाग में दुर्लभ प्रजाति में शामिल गिद्धों की मौजूदगी से वन विभाग खासा उत्साहित है। यही कारण है कि वन विभाग ने गिद्धों के वैज्ञानिक सर्वे का काम शुरू कर दिया। उम्मीद है कि वैज्ञानिक सर्वे के बाद गिद्धों के संवर्धन और संरक्षण के लिए पहल हो पाएगी। पूरे देश में बहुतायत में पाए जाने वाले भारतीय गिद्धों की संख्या कम होती जा रही है और अब गिद्ध दुर्लभ प्रजाति में शामिल हैं। सरगुजा संभाग में अलग अलग वनमंडल और संरक्षित क्षेत्रों में गिद्धों की मौजूदगी है। खास बात यह कि गिद्धों में भारतीय गिद्धों के साथ साथ बेहद दुर्लभ सफेद गिद्ध का जोड़ा भी देखा गया है। वन विभाग का कहना है कि गिद्धों का घोंसला बेहद ऊंचाई पर होता है, उनकी उड़ान काफ़ी ऊंची होती है और दूर तक रहती है। ऐसे में इनकी निगरानी के लिए हाईटेक कैमरों की मदद ली जा रही है। गिद्ध का सर्वेक्षण किया जा रहा है, अभी प्रारंभिक तौर पर है और 2 प्रकार का गिद्ध अभी साइटिंग हुआ है। एक इजिप्शियन गिद्ध और दूसरा है अपना इंडियन गिद्ध। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।